सभी का स्वागत है सरस्वती देवी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज हम लोग का टॉपिक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का अर्थ, आर्थिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र के बारे में। तो आइए हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी की चर्चा करते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की चर्चा करने से पहले हम आर्थिक भूगोल को पहले समझेंगे कि आर्थिक भूगोल विषय कहाँ से उठ के आया है। जैसे भूगोल का जब जन्म हुआ, भूगोल विषय का जब जन्म हुआ, उस समय फिजिकल ज्योग्राफी को ही ज़्यादातर ध्यान दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे उसमें विचारधाराओं का विकास हुआ, जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ, वैसे वैसे उसमें से एक और शाखा बन के निकला, वो था मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। और उसी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत ही बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं रीजनल प्लानिंग। तो हमारे जो करिकुलम में हमारे जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अंतर्गत हमको जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ना है। आशा करते हैं कि आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि आर्थिक भूगोल जो है विषय वो कहाँ से आया है या भूगोल की किस शाखा से संबंधित है। भूगोल के मानव भूगोल से आर्थिक भूगोल का संबंध है, क्योंकि मनुष्य जो है, मनुष्य ही आर्थिक क्रियाकलाप करता है या आर्थिक क्रियाकलापों में योगदान देता है। इसीलिए आर्थिक भूगोल को हम मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। आइए इसमें हम पढ़ते हैं। जैसे आपके स्लाइड पे दिखाया जा रहा है, उसमें लिखा भी है कि भूगोल मानव पर्यावरण संबंधों को स्थानिक एवं क्षेत्रीय संदर्भ में वर्णित करता है। वास्तव में प्रत्येक क्षेत्र में मानवीय क्रियाओं का विकास इन्हीं अंतर संबंधों का प्रतिफलन है, जो समय एवं स्थान के साथ तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रगति के साथ परिवर्तित होता रहता है तथा मानव की प्राथमिक आवश्यकता भोजन, वस्त्र और आवास है। क्या है मानव की प्राथमिक आवश्यकता? भोजन, वस्त्र और आवास है, ठीक। और पूर्ण करने के लिए निरंतर विकास करता रहता है और जीवन की गुणवत्ता में परिवर्तन करता रहता है। जैसा आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि जब भूगोल विषय का जन्म हुआ था या भूगोल विषय का विकास हुआ था, उस समय सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करते थे। जिसे फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, भू आकृति विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, हम जलवायु विज्ञान पढ़ते हैं, हम समुद्र विज्ञान पढ़ते हैं, हम बायोजियोग्राफी या जीव भूगोल पढ़ते हैं या पर्यावरण भूगोल पढ़ते हैं, किसके अंतर्गत? भौतिक भूगोल के अंतर्गत। उसी प्रकार से जब रिफॉर्म आया, जब इसमें बहुत सारी क्रांतियां आई, मात्रात्मक क्रांति हुआ, उसके बाद उससे पहले ही बहुत सारी चीजें जो है, जब मनुष्य अपने अचेतन मन से अचेतन मन में आया, चेतन मन में आया, तब से जो है मनुष्य अपनी आर्थिक क्रियाओं को क्रियाकलाप करना शुरू कर दिया और उसी के अंतर्गत मानव भूगोल के अंतर्गत आर्थिक भूगोल का भी विकास हुआ। तो यही वो कह रहा है कि मनुष्य की जो प्राथमिक आवश्यकता है वो क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान है। और उसी के अंतर्गत वो क्या करता है? अपनी आर्थिक क्रियाएं, अपनी आर्थिक क्रियाकलाप करता है, विभिन्न संगठनों का निर्माण करता है और उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ट्रेड, व्यापार जो आप देख रहे हैं, वो सारी चीजें, सारी विषय वस्तु को हम किस में पढ़ते हैं? आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसी में इसके आगे लिखता है कि विविध आर्थिक क्रियाओं के विकास हेतु यह प्रकृति से संघर्ष एवं समायोजन, विविध आर्थिक क्रियाओं के विकास हेतु यह प्रकृति से संघर्ष एवं समायोजन करता है। इसी के प्रतिफल रूप में भौगोलिक परिस्थितियों में जीवन का विकास या दूसरे शब्दों में आर्थिक विकास में भिन्नता है। जहां एक ओर समन्वित प्रदेश है तो दूसरी ओर प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण नितांत अविकसित क्षेत्र है। इस संपूर्ण विविधता का अध्ययन ही भूगोल का क्या है? विषय क्षेत्र है। भूगोल का प्रारंभिक स्वरूप वर्णनात्मक था। जैसा मैंने आप शुरू में ही बताया कि भूगोल का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? वर्णनात्मक था, जिसके अंतर्गत संपूर्ण प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाओं एवं प्रक्रमों का क्षेत्रीय एवं विश्वव्यापी वर्णन मानचित्रीय स्थिति के संदर्भ में किया जाता रहा है, किंतु शीघ्र ही इसकी दो शाखाओं में विभाजन हो गया। क्या था? नेचुरल ज्योग्राफी या
फिजिकल ज्योग्राफी, प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल, और दूसरा था ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल। अब इसमें क्या है कि मानव भूगोल के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि मानव भूगोल के अंतर्गत संपूर्ण मानवीय क्रियाओं को भौगोलिक परिवेश में वर्णन किया जाता है, जिसमें आर्थिक क्रियाएं भी शामिल हैं तथा ज्ञान के विस्तार एवं भौगोलिक अध्ययन में विशिष्टीकरण के प्रारंभ से भूगोल वेत्ताओं ने यह अनुभव किया कि मानव भूगोल में यद्यपि आर्थिक तत्वों एवं क्रियाओं का वर्णन एवं विश्लेषण किया जाता है, किंतु यह सीमित होता है तथा यह शोधपरक न होकर कम उपयोगी है। इस कारण आर्थिक भूगोल की एक वृहद शाखा का विकास हुआ। इसकी अनेक विशिष्ट उपशाखाओं का भी निर्माण हुआ है, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, संसाधन भूगोल और परिवहन भूगोल और विपणन भूगोल। तो यही चीजें हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि पहले हम वर्णनात्मक भूगोल को पढ़ते थे या फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ते थे। उसके बाद जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी, मनुष्य ने अपनी क्रियाविधियों को किया, वैसे वैसे एक अन्य चीजों को मनुष्य की अन्य क्रियाविधियों का अध्ययन किया गया। जाति का, प्रजाति का, राष्ट्र का, राज्य का, ये सब सारे तत्वों का अध्ययन किया गया। किसके अंतर्गत किया जाता है? मानव भूगोल के अंतर्गत। और मानव भूगोल के अंतर्गत ही एक विशिष्ट वर्ग है आर्थिक भूगोल, जो आपके सिलेबस में है, जो आपके करिकुलम में है, जिसको हमें पढ़ना भी है। तो उसी में है कि लिखता है कि अतः स्पष्ट है कि आर्थिक भूगोल की अविभाजित शाखा है, जो अपने काल में संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं को समेटे हुए हैं तथा आर्थिक भूगोल की उपयोगिता अत्यधिक है, क्योंकि यह मात्र ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु आर्थिक विकास एवं नियोजन का पथ प्रदर्शक भी है। अब यहाँ पे आपको अपने विषय की महत्वता को भी पता चलता है कि आर्थिक भूगोल का अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान का ही स्रोत नहीं है। इससे सिर्फ आपके नॉलेज में वृद्धि ही नहीं होती है, बल्कि उससे संबंधित उसकी क्या कमियां हैं, उसमें क्या अन्य चीजों में संशोधन हो सकता है, जिससे हम अपने क्रियाविधि को, अपने नियोजन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसलिए हम आर्थिक भूगोल का अध्ययन भी करते हैं। अब आइए इसके अंतर्गत कुछ जो प्रमुख विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने शब्दों में क्या किया है, इसको परिभाषित किया है। तो आज हम पढ़ते हैं आर्थिक भूगोल की परिभाषाएं। देखिए, जैसा कि आपके स्लाइड पे भी प्रदर्शित हो रहा है कि आर्थिक भूगोल का सूत्रपात कब हुआ? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। कब हुआ है आर्थिक भूगोल का सूत्रपात? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है तथा इसका प्रारंभिक स्वरूप क्या था? कॉमर्शियल ज्योग्राफी के रूप में था। वाणिज्यिक भूगोल के रूप में इसका सर्वप्रथम 1882 में किसने किया था? जर्मन विद्वान गोत्ज महोदय ने आर्थिक भूगोल शब्दावली का प्रयोग कर आर्थिक भूगोल को परिभाषित किया। चूंकि आपका फोर्थ सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है और उस पर चर्चा करते हुए चलना है। देखिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपका बन रहा है। क्वेश्चन आपके उसमें आएगा कि आर्थिक भूगोल की किस शाखा के आर्थिक भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत आता है? किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो आप तुरंत लगा देंगे कि इसका उत्तर क्या होगा? मानव भूगोल। ठीक। एक क्वेश्चन इसमें यह भी बन सकता है कि आर्थिक भूगोल का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो किस रूप में था? तो आप तुरंत इसका उत्तर बता सकते हैं वाणिज्यिक भूगोल के रूप में। एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा कि आर्थिक भूगोल शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
तो 1882 में जर्मन विद्वान गाच महोदय या गोर्च महोदय ने किया था, भूगोल को परिभाषित किया था उन्होंने अपने शब्दों में। तो आइए हम समझते हैं कि गोर्च महोदय ने भूगोल की, आर्थिक भूगोल की परिभाषा में क्या परिभाषित किया है। उन्होंने लिखा है कि संसार के विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभाव के वैज्ञानिक अन्वेषण को आर्थिक भूगोल कहते हैं। क्या कहा था गोर्च महोदय ने? उन्होंने कहा था कि संसार के विभिन्न क्षेत्रों के, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभाव के वैज्ञानिक अन्वेषण को क्या कहते हैं? हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। इस प्रकार आर्थिक भूगोल एक स्वतंत्र शाखा के रूप में विकसित होता हुआ वर्तमान में एक वटवृक्ष का रूप ले चुका है। इसकी विभिन्न भूगोलवेत्ताओं द्वारा निम्न परिभाषाएं हैं। गोर्च महोदय ने कहा था, पुनः हम चर्चा करते हैं कि संसार के विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभाव के वैज्ञानिक अन्वेषण को वे आर्थिक भूगोल कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इत्यादि। उन्होंने क्या कहा कि संसार के विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभाव के वैज्ञानिक अन्वेषण को हम क्या कहते हैं? आर्थिक भूगोल कहते हैं। और यहीं से 1882 से ही आर्थिक भूगोल जो है क्या हुआ? एक स्वतंत्र शाखा के, भूगोल के एक स्वतंत्र शाखा के रूप में वटवृक्ष के समान क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। और उसमें जो विभिन्न विद्वान थे उन्होंने अपनी परिभाषाएं जो हैं अलग अलग रूप से दिया है। जिसमें सबसे पहले एक आते हैं मर्फी महोदय। उन्होंने कहा था कि आर्थिक भूगोल का संबंध स्थान की उन समानताओं और विविधताओं से है। ठीक है, यहाँ उन्होंने कहा कि मर्फी ने उन भौगोलिक परिस्थितियों को इंगित किया है जिनसे जीवन अर्थात आर्थिक क्रियाकलाप विकसित होते हैं। यह सर्वविदित है कि विश्व में कहीं कृषि की प्रधानता है तो कहीं पशुपालन है, एक ओर खनिज खनन है तो दूसरी ओर औद्योगिक विकास। आज भी विश्व के कतिपय भागों में आर्थिक विकास अवरुद्ध है, जैसे विषुवतरेखीय प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, उच्च पर्वतीय प्रदेश, अंटार्कटिका आदि। क्योंकि यहाँ जो भौगोलिक परिस्थितियाँ मानव विकास के प्रतिकूल है तथा विश्व के विभिन्न भागों में धरातल, भूगर्भ, बनावट, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा आदि में जहाँ एक और समानता है उनमें विविधता भी पर्याप्त है। इसी कारण विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में मानवीय व्यवसाय अथवा जीवन विभिन्न है। आर्थिक भूगोल इन्हीं विभिन्नताओं और समानताओं का तार्किक विश्लेषण का भविष्य के विकास का मार्ग प्रदर्शित करता है। क्या कहा था मर्फी महोदय ने कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम विशिष्टताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। हम क्या करते हैं? विशिष्टताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। हम अगर ग्लोब पे देखें तो ग्लोब पे हमें 3 प्रकार के देश देखने को मिलते हैं। एक होता है विकसित देश, एक होता है विकासशील देश और एक होता है अल्प विकसित देश। तो जो विकसित देश है उसके अंतर्गत क्या है कि वहाँ जो आर्थिक क्रियाएं हैं, वहाँ जो प्रमुख क्रियाएं हैं, वहाँ पे मनुष्य जो है अपने 70 से 80% जो मनुष्य है वो किस पे कार्यरत है? उद्योगों पे कार्यरत है। वहीं जो विकासशील देश हैं उनमें कृषि कार्यों को प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। अर्थात मर्फी महोदय का कहने का मतलब ये था कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम विभिन्न जगहों पे उनकी विशिष्टताओं या उनकी विभिन्नताओं का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से एक और भूगोलवेत्ता थे R.N. ब्राउन के अनुसार। R.N. ब्राउन क्या कहते हैं? आर्थिक भूगोल शास्त्र का वह पान है जो मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर उसकी जैविक एवं अजैविक पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। जैविक एवं अजैविक पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। जैसा कि अभी मर्फी महोदय का जब हमने डिफिनेशन दिया तो उसके अंतर्गत बताया गया था विश्व के कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जहां मनुष्य की जो जनसंख्या है
या तो कम है या एकदम शून्य है। जैसे अंटार्कटिका हो गया, ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, या फिर विषुवतरेखीय क्षेत्र हो गया, जो कि मौसम की परिघटनाओं से या फिर मौसम जलवायु के प्रभावों से क्या होता है कि वो जो क्षेत्र होता है वो मनुष्य के रहने के योग्य नहीं होता। तो उन क्षेत्रों में उन क्षेत्रों को क्या है, वो जैविक या अजैविक पर्यावरण के प्रभावों से क्या है, प्रभावित होते हैं। तो आर.एन. ब्राउन महोदय ने यही अपने परिभाषा में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब आइए लिखा इस नीचे है कि परिभाषा से स्पष्ट है कि, परिभाषा से क्या स्पष्ट है कि पर्यावरण मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पर्यावरण के जैविक तत्व जैसे वनस्पति, जीव जंतु और अजैविक तत्व जैसे उच्चावच, जलवायु। उच्चावच मतलब ऊंची नीची भूमि को हम क्या कहते हैं, उच्चावच कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, उत्तर का विशाल मैदान है, पठारी क्षेत्र है या द्वीपीय क्षेत्र है, तो वो क्या आता है, उच्चावच के अंतर्गत आता है। वैसे ही जलवायु, भूगर्भिक बनावट, मृदा। भूगर्भिक बनावट मतलब कि भूगर्भ के अंतर्गत खनन योग्य चीजें क्या है, जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, मैग्नीज हो गया, अभ्रक हो गया, ये सब क्या है, खनन क्षेत्र है। और जहाँ पे ये धात्विक या अधात्विक खनिज भूगर्भिक चट्टानों के अंतर्गत चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं, वो क्षेत्र क्या होता है, आर्थिक रूप से क्या होता है, समृद्ध क्षेत्र होता है। या वहाँ पे संभावनाएं होती हैं कि मनुष्य यहाँ पे अपने आर्थिक क्रियाकलाप को क्या करके अपने देश को अल्प विकसित से विकासशील से विकसित कर सकता है। तो इसमें लिखा है कि मृदा आज सामूहिक रूप से आर्थिक क्रियाओं को विकसित करने में सक्रिय भूमिका निभाती है। इसी कारण नदियों में सक्रिय भूमिका निभाती है। इसी कारण नदियों के मैदानी भाग जैसे गंगा, सिंधु, वांगहो, मिकांग, इरावदी, नील आदि में कृषि का विकास हुआ। वैसे ही न्यूजीलैंड तथा डेनमार्क जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान है। पर्यावरण के प्रतिकूल होने पर अमेजन बेसिन, सहारा का मरुस्थल, साइबेरिया, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका आदि में वर्तमान वैज्ञानिक तकनीक विकास के उपरांत भी आर्थिक विकास नहीं हो पाया है। आर्थिक भूगोल विकास के कारकों एवं उसके बाधक कारकों का संपूर्ण विश्लेषण विश्वव्यापी परिवेश में करता है। इसी परिभाषा के क्रम में एक भूगोलवेत्ता है शाह, उन्होंने परिभाषित किया है कि आर्थिक भूगोल विश्व के मानव जीवन के विकास के परिचायक के रूप में प्राथमिक संसाधनों और औद्योगिक वस्तुओं के संदर्भ में जीवन यापन की समस्याओं से संबंधित है। वैसे ही वाईजी शाराकिन के अनुसार आर्थिक भूगोल समाज के विकास के साथ विकसित हुए क्षेत्रीय व्यवस्थाओं को वर्णित करता है तथा इन वास्तविक क्षेत्रीय गतिविधियों में भी संबंधित है, जो साथ ही उत्पादन एवं सामाजिक क्रियाओं से जुड़ी हुई हैं। इसी क्रम में एक और विद्वान है C.F. जोन्स, बहुत ही मशहूर मतलब भूगोल के क्षेत्र में C.F. जोन्स जो है, उनकी विचारधारा को काफ़ी पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। इन्होंने कहा है कि मनुष्य के उत्पादक उद्यमों एवं उनकी उपजों के वितरण से उसकी परिस्थिति के प्राकृतिक तत्वों का आर्थिक दशाओं के संबंध का अध्ययन ही क्या है, आर्थिक भूगोल है। क्या कहा है उन्होंने, मनुष्य के उत्पादक उद्यमों एवं उनकी उपजों के वितरण से उसकी परिस्थिति के प्राकृतिक तत्वों का आर्थिक दशाओं के संबंध का अध्ययन क्या है, आर्थिक भूगोल है। वैसे ही बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे रूप से अपने परिभाषित किया है। जैसे बैंक्सटन तथा रोएन के अनुसार आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न भागों के मूलभूत साधनों एवं प्रधान उत्पादक क्रियाओं की विशेषताओं का अनुसंधान करता है।
और वह मूलभूत साधनों के उपयोग पर प्राकृतिक परिस्थितियों की विभिन्नताओं के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। वैसे ही अलेक्जेंडर तथा गिन्सन के अनुसार क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर तथा गिन्सन महोदय का थॉट क्या है आर्थिक भूगोल के बारे में, वो अपने किस रूप में परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं कि मानव की उत्पादक, विनिमय एवं उपभोक्ता से संबंधित क्रियाओं का पृथ्वी तल पर क्षेत्रीय वितरण का अध्ययन क्या है, आर्थिक भूगोल है। अब इसका एक कंक्लूजन हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखता है कि ये सभी परिभाषाएं आर्थिक भूगोल के संपूर्ण परिवेश को समाहित करती हैं। क्या लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है इसमें, आर्थिक भूगोल के संपूर्ण परिवेश को समाहित करती हैं। आर्थिक क्रियाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रिया क्या है, उत्पादन है। क्या है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। आर्थिक क्रियाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रिया क्या है, उत्पादन है, जिसमें क्या है, कृषि उत्पादन, खनिज, औद्योगिक उत्पादन आदि सभी सम्मिलित होते हैं, आदि सभी सम्मिलित होते हैं। उत्पादन के पश्चात उत्पादित वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। परिवहन वहां तक पहुंचते हैं जहां तक विनिमय होता है, तथा यह क्रिया स्थानीय क्षेत्रीय विपणन केंद्र जहां व्यापारिक गतिविधियां संपन्न होती हैं, ये क्रियाएं प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न हो सकती हैं। अतः आर्थिक भूगोल संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं को भौगोलिक पर्यावरण के सामंजस्य के साथ प्रस्तुत करता है। ये आपका कंक्लूजन हो गया कि ये आप अपने शब्दों में भी इसका वर्णन कर सकते हैं कि आर्थिक भूगोल क्या है। तो आर्थिक भूगोल संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं को भौगोलिक पर्यावरण के सामंजस्य के साथ प्रस्तुत करता है। कैसे सामंजस्य है, जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया कि बहुत सारे जगह ऐसे हैं, जैसे जितनी भी जहाँ सभ्यताएं विकसित हुई, नील नदी की सभ्यता, सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, ठीक है, या फिर कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, ये जितनी भी सभ्यताएं हैं वो किन के किनारे स्थित है, वो नदियों के किनारे स्थित है। नदियां क्या करती हैं, अपने साथ करोड़ों टन मलबे और पत्थर को लाके और उसको जो है वो क्या करती है, उपजाऊ योग्य भूमि अपने आसपास बना कर रखती है। तो वहाँ पे लोगों को क्या, कौन से क्रियाकलाप करते हैं, कृषि क्रियाकलाप करते हैं, कृषि संबंधी उत्पादन करते हैं। या फिर कुछ एक जो प्रायद्वीपीय भारत में हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्या है, खनिज तत्वों के भंडार मिलते हैं, अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज मिलते हैं। तो वहाँ पे दूसरी तरह की क्रियाकलाप होते हैं। या फिर अगर हम अमेरिका को देख लें या फिर ब्रिटेन को देख लें, विकसित देश को देख लें, तो वहाँ पे भी क्या है, अधिकतर जो जनसंख्या है वो औद्योगिक क्रियाकलाप पे निर्भर है। और ये सारे क्रियाकलाप मनुष्य किसके साथ करता है, अपनी भौगोलिक परिस्थिति में, अपने भौगोलिक परिवेश में रह के ही क्या करता है, अपने क्रियाकलापों का अपने उससे क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करता है और उसी पे ही अपनी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अब इसके आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसको लास्ट में हमें पढ़ना है, क्या है, आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र। तो आइए हम चलते हैं, आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र या उसका स्कोप क्या है।
आर्थिक भूगोल का स्कोप, आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र। आर्थिक भूगोल का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक है। इसमें मानव जीवन यापन हेतु की गई समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यह वर्णन उनके क्षेत्रीय वितरण तक ही सीमित नहीं होता, अपितु उनका कारण एवं प्रभाव के संदर्भ में भी किया जाता है। क्योंकि कुछ क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी है तो दूसरे क्या हैं? तो दूसरे व्यापारिक बगादी कृषि के हैं। कहीं पशुओं पर आधारित दुग्ध एवं मांस उद्योग विकसित हुआ है तो कहीं खनिज खनन अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। इसी प्रकार औद्योगिक विकास सीमित क्षेत्रों में से भी हो सकता है। व्यापार एवं परिवहन की भूमिका वर्तमान में अग्रणी है। इस प्रकार के अनेकों प्रश्न आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक भूगोल में एक और प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन है, जैसे अवस्थिति, जलवायु, वनस्पति, मृदा, खनिज, ऊर्जा संसाधन, थल का स्वरूप, जल स्रोत है तो दूसरी ओर मानवीय संसाधन एवं उसकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप का विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्संबंध से विकसित आर्थिक क्रियाएं कृषि, पशुपालन, खनिज खनन, ऊर्जा उत्पादन, उद्योग परिवहन, विपणन आदि का समवेत वितरण आर्थिक भूगोल का मूल तत्व है। आर्थिक भूगोल का क्षेत्र, यहाँ पे आइए करते हैं कि आर्थिक भूगोल का जो क्षेत्र है वो निम्नांकित तथ्यों को सम्मिलित करता है, जैसे आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। इसमें आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है? उत्पादन संबंधी क्रियाएं, विनिमय संबंधी क्रियाएं तथा उपभोक्ता। क्या कहते हैं? आर्थिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसमें सबसे पहले क्या आता है? हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आर्थिक क्रियाएं क्या क्या हो सकती हैं, तो हो सकती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इत्यादि। क्या है? ये मनुष्य की आर्थिक क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या होता है कि मनुष्य जो है सीधे सीधे प्रकृति पर निर्भर होता है, जैसे मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया, कृषि हो गया। ये सब क्या है? ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप है। मनुष्य सीधे सीधे जो है नेचर से अपने अर्थ को सिद्ध करने के लिए, अपनी कमाई करने के लिए सीधे सीधे प्रकृति पर निर्भर रहता है। द्वितीय क्रियाकलाप क्या होता है कि प्रकृति प्रदत्त जो भी तत्व होते हैं, जैसे कृषि से हम लोगों ने कपास उगाया तो कपास से सूती वस्त्र का निर्माण होता है। हमने खनन करके लोहा निकाला तो उससे लौह इस्पात उद्योग बन गया। हमने खनन करके बॉक्साइट निकाला, बॉक्साइट से क्या होता है? एल्यूमिनियम का निर्माण होता है। इससे तो ये चीजें क्या है? ये क्रियाकलाप जो है एक दूसरे से लगभग जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले ही और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है उसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है, जिसके अंतर्गत उत्पादन संबंधी क्रियाएं, विनिमय संबंधी क्रियाएं तथा उपभोक्ता आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं? आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के नेक्स्ट उसमें हम क्या अध्ययन करते हैं? आर्थिक क्रियाओं की उपस्थिति। जैसे आर्थिक भूगोल के अंतर्गत स्थिति का विश्लेषण महत्व रखता है, जैसे अक्षांशीय रूप से और जलवायु के संदर्भ में स्थिति का विश्लेषण विशेष होता है। वहीं स्थानिक विश्लेषण को महत्व दिया जाता है। कृषि उपज हो, उद्योग हो या विपणन, सभी का क्षेत्रीय वितरण भौगोलिक विश्लेषण का महत्वपूर्ण पक्ष है। आर्थिक भूगोल के जो विषय क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो तीसरा जो टॉपिक है उसमें क्या है? आर्थिक क्रियाओं की विशेषताएं। आर्थिक विशेषताओं का वर्णन करना आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है। जैसे कृषि वहाँ होती है, उसका प्रकार क्या होता है, किस प्रकार की होती है, कौन कौन सी फसलें हैं, उत्पादन की खपत कितनी है, वह क्षेत्रीय है या विश्वव्यापी है, यदि विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आर्थिक भूगोल के
विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं? सबसे पहले हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा जो है हम उसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं की उपस्थिति के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम आर्थिक क्रियाओं की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है वो है आर्थिक संसाधनों का उपयोग एवं संरक्षण। आर्थिक संसाधनों के उपयोग एवं संरक्षण आगे आपके यूनिट में है भी, संसाधन का अर्थ, उसके प्रकार और उसके वर्गीकरण के बारे में। लेकिन यहाँ हम संसाधन के बारे में बताते चलें कि संसाधन उसे कहते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे ही हम क्या करते हैं? संसाधन कहते हैं। और इसी रिसोर्सेज को क्या होता है, मनुष्य जब अपने उपयोग में लाता है तो वहीं से इकोनॉमिक ज्योग्राफी की उत्पत्ति होती है। तो हम क्या करते हैं? आर्थिक संसाधनों के उपयोग एवं संरक्षण को आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम जो है रखते हैं। अगला जो है आर्थिक क्रियाओं से संबंधित समस्याएं। अब जब मनुष्य अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे तो उससे कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। जैसे मैंने आपको बताया था जलवायु से संबंधित समस्या, या फिर राजनीतिक तत्व भी आजकल देख रहे हैं आपकी इसमें बहुत सारे प्रभाव डाल रहे हैं, या फिर रणनीति का हिस्सा, या फिर टेक्नोलॉजी का हिस्सा सबसे बड़ा माना जाएगा कि जिसके पास जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ उतना ही ज़्यादा होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा होता है। तो उसके अंतर्गत, उसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत, आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं? आर्थिक क्रियाओं से संबंधित समस्याओं का भी अध्ययन हम करते हैं। उसी प्रकार से उसके नेक्स्ट जो उसमें विषय वस्तु में है या विषय क्षेत्र में कर लें, उसमें क्या है? आर्थिक प्रादेशिकरण एवं नियोजन। आर्थिक प्रादेशिकरण एवं नियोजन। आर्थिक भूगोल से हम शुरू में ही बताए थे कि मनुष्य क्या करता है? अपनी अर्थव्यवस्था के लिए क्या करता है? आर्थिक क्रियाकलाप करता है। और आर्थिक क्रियाकलाप कहाँ करता है? अपनी भौगोलिक परिवेश में रह के अध्ययन करता है। ठीक है। तो कुछ एक क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ टेक्नोलॉजी का विकास नहीं होता है, या फिर वहाँ के लोगों की अज्ञानता इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो अपने रिसोर्सेज को समझ पाएँ, संसाधन को समझ पाएँ और उससे अपनी आर्थिक क्रियाकलाप को कर सकें। तो आर्थिक भूगोल क्या करता है कि वो प्रदेश स्तर पे क्या करता है? अध्ययन करता है, और वहाँ पे क्या समस्याएं हैं, उसकी क्या समस्याओं का क्या समाधान है, उस समाधान का क्या करता है? एक प्लानिंग करता है, और प्लानिंग करके क्या करता है? उसका जो है निवारण करता है, और निवारण करने के बाद जो है वो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है करता है। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या, आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं? आर्थिक प्रादेशिकरण एवं नियोजन, प्लानिंग जो है हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं कि किस क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं और उसके क्या समाधान हो सकते हैं, उससे संबंधित योजनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ये आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र का के अंतर्गत आर्थिक प्रादेशिकरण एवं नियोजन आते हैं। नेक्स्ट आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में हम क्या पढ़ते हैं? आर्थिक भूगोल के प्रतिरूप, कि उसका क्या पैटर्न है। आर्थिक भूगोल का क्या पैटर्न है? तो लिखा है कि इसके अंतर्गत हम पूर्ण एवं अपूर्ण आधारों एवं लक्षणों से है। ठीक है। तो ये आपका प्रमुख रूप से हो गया आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र। यही आपको पढ़ना है, और आगे नेक्स्ट टॉपिक में जो आपको बताया जाएगा वो टॉपिक है रिसोर्स, संसाधन, मीनिंग, उसका अर्थ, कॉन्सेप्ट और क्लासिफिकेशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं, उसका वर्गीकरण क्या है, उसका अर्थ क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमारे इस टॉपिक को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके आगे आने वाले सेमेस्टर में काफ़ी योगदान दे सकता है। थैंक यू।